विमला अपनी माँ कांता के साथ रहा करती थी। कांता बहुत ज्यादा गरीब थी और वो अपनी बेटी की शादी की चिंता में अक्सर बीमार रहने लगी। ये देख विमला अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम इतनी चिंता में क्यों रहती हो? बेटा, तू तो जानती है ना, मैं बीमार, गरीब, लाचार बुढ़िया कब तक तुझे अपने पास रखूंगी। मैं कितने समय के लिए हूँ, कितने नहीं, ये तो सिर्फ दुर्गा माँ जानती है। और अगर भगवान न करे मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कांता की बातों को काटता हुआ एक पंडित आता है और कांता को जवाब देता है, कांता बहन, यूं समझ लो तुम्हारी सारी चिंता दुर्गा माता ने स्वयं हर ली है। क्या, कैसे? और पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बहन कांता, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मेरे पास एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता है और वो ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है। यदि उस घर में तुम्हारी बेटी विमला जाएगी तो विमला उस घर में राज करेगी, राज। पंडित की बात सुनकर कांता को अब खुशी होती है कि उसकी बेटी विमला के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आया है। वो बीमार रहती थी, वो कब तक जीवित है और कब तक नहीं, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। उसकी बेटी खुश रहेगी, ये सोचकर वो बिना सोचे समझे रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और अब ऐसे ही कुछ समय बाद विमला और शिवम की शादी हो जाती है। शादी के बाद विमला अपने घर की सारी जिम्मेदारी को संभाल लेती है, लेकिन विमला को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में भूचाल आने वाला है। एक दिन विमला घर में काम कर रही होती है कि तभी विमला के पास उसकी सास आती है और विमला से कहती है, अरे बहू, तू ये कैसे काम कर रही है? देख तो कितनी धूल मिट्टी जमी है। ऐसे ही काम करेगी तो कैसे चलेगा? अगर हमारे घर में कोई आया तो धूल मिट्टी में बैठेगा क्या? मम्मी जी, जहाँ आप है वहाँ की सफाई मैंने अभी की नहीं है। मैं पहले इधर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद में वहाँ की सफाई कर लूंगी। हाय राम, देखो तो बहू होकर कैसे जुबान चला रही है। भगवान, मैंने पता नहीं कैसे घर में अपने बेटे की शादी करवा दी। बहू होकर मुझे उल्टा जवाब दे रही हैं। नैनतारा की आवाज सुनकर विमला का पति शिवम वहाँ आ जाता है और अपनी माँ नैनतारा से बोलता है, माँ क्या हो गया, इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेटा, मैंने तो बस इतना ही कहा कि बहू इधर थोड़ी गंदगी हो रही है, लेकिन तेरी पत्नी को तो बड़े और छोटे का लिहाज करना ही नहीं आता। मुझसे जुबान लड़ाने लगी महारानी। मम्मी जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? अपनी माँ के आंखों में झूठे आंसू देख शिवम को बहुत गुस्सा आता है और शिवम ना आओ देखता है ना ताओ और अपनी पत्नी विमला को बेरहमी से मारने लगता है। वो उसको इतनी बुरी तरह से मारता है कि बेचारी अधमरी हो जाती है और विमला की हालत देख नैनतारा को बड़ी ही खुशी होती है और वो हंसते हुए ठुमक ठुमक कर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और देखते ही देखते विमला गर्भवती हो जाती है। अपनी पत्नी को गर्भवती देख कहीं ना कहीं शिवम भी बहुत खुश होता है और उसका लगाव अपनी पत्नी से थोड़ा ज्यादा हो जाता है और वो धीरे धीरे अपनी पत्नी का ख्याल रखना शुरू कर देता है। लेकिन ये बात नैनतारा को हजम नहीं हुई और वो एक बार फिर उन दोनों को अलग करने की साजिश तैयार करने लगती है। जब से ये पेट से हुई है, मेरा बेटा तो इसके पल्लू से ही बंध गया है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना लोग मेरे बेटे को जोरू का गुलाम कहेंगे कि पत्नी के आते ही माँ को धक्का मार के निकाल दिया। मैं अपने बेटे को अपने काबू में करना चाहती हूँ, लेकिन इस जादूगरनी का क्या करूँ? पता नहीं कौन सा काला जादू करके बैठी है मेरे बेटे के ऊपर। जब से मेरे बेटे को ये पता चला है कि ये पेट से है, तब से वो अपनी माँ के ऊपर ध्यान ही नहीं देता। कोई बात नहीं, अगर ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। ना रहेगा बच्चा और ना बंधेगा मेरा बेटा इसके पल्लू से। योजना बनाकर अब नैनतारा अपने कमरे में चली जाती है और कुछ समय बाद विमला अपनी सास के पैर दबाने के लिए उसके कमरे में आती है और अपनी सास के पैर दबाते हुए अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन बाद नवरात्र है, क्यों ना हम नवरात्र को धूमधाम से मनाएं। हम माता की चौकी बिठाकर पूरे 9 दिन माता रानी की पूजा करेंगे और जब नवमी होगी तो हम 9 कन्याओं को खिलाकर अपने व्रत को पूरा कर लेंगे। वैसे बहू, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन चौकी बिठाने के लिए पैसे कौन देगा? तेरा मरा हुआ बाप या तेरी वो बीमार गरीब माँ?
पर माँ, मैं हर साल नवरात्र के 9 व्रत रखती हूँ, इस बार भी रखूंगी, लेकिन इस बार हर साल के मुताबिक मेरी हालत थोड़ी गंभीर है। मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उस चौकी में आप मेरी मदद करें। वैसे ये प्रेग्नेंट है और ऊपर से 9 दिन का व्रत भी रखेगी। अगर इन दिनों इसको कुछ हो जाता है तो मुझे तो किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। अगर शिवम पूछेगा तो कह दूंगी कि भूख की वजह से हुआ है इसको। और रही बात डॉक्टर की, तो उसका मुंह तो मैं पैसे देकर बंद करवा दूंगी। आइडिया बिल्कुल सही है। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। इस तरह से अब 2 दिन बाद नवरात्रे आ जाते हैं और विमला अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति से नवरात्रे के व्रत रखना शुरू कर देती है। वो आए दिन सुबह शाम पूजा करती और माता की भक्ति में लीन रहती। ऐसे ही 6 दिन गुजर जाते हैं और 7वें दिन नैनतारा मंदिर के बाहर तेल गिरा देती है और वो सोचती है, अब मजा आएगा जब ये नीचे गिरेगी, फिर देखती हूँ कि इसकी भक्ति कहाँ गई और इसकी दुर्गा माता। इतना कहकर नैनतारा वहाँ से चली जाती है और जैसे ही विमला की पूजा खत्म होती है वैसे ही वो मंदिर से बाहर निकल जाती है। लेकिन वो नहीं गिरती, बल्कि सही सलामत अपने कमरे में चली जाती है। ये देख नैनतारा थोड़ी अचंभित होती है और जैसे ही वो मंदिर के पास तेल देखने के लिए जाती है वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद वो दर्द में कहराते हुए अपनी बहू को आवाज देती है, हाय मैं तो मर गई रे, अरे मेरी कमर, अरे नास पीटी करम जली कहाँ मर गई है, थोड़ा जल्दी आना। अपनी सास की दर्द भरी आवाज सुनकर नैनतारा अपनी सास के पास जाती है, जहाँ वो अपनी सास को जमीन पर गिरा हुआ देख अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आप कैसे गिर गई और आपको इतनी चोट कैसे लग गई? अपनी बहू की बात सुनकर नैनतारा कुछ बोल पाती तभी दुर्गा माता की मूर्ति से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है और रोशनी विमला से कहती है, विमला, ये तुम्हारी सास के कर्म है। इसने एक गरीब प्रेग्नेंट बहू के साथ बुरा करने की सोची, इसीलिए मैंने तुम्हारी सास यानी नयनतारा को उसकी सजा दी है। इसने तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को गिराने के लिए न जाने कौन कौन से पाप किए हैं, लेकिन समय अनुसार तुम हर वक्त बचती रही। लेकिन इस बार इसके पाप का घड़ा भर गया है, इसीलिए इसको सजा मिलेगी। वो रोशनी नैनतारा के पापों का वर्णन कर रही थी कि तभी वहाँ पर शिवम भी आ जाता है और शिवम को भी अपनी माँ के किए के बारे में पता चल जाता है। ये सब जानकर शिवम अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं हमेशा ये सोचता था कि आप नैनतारा से इसलिए चिढ़ती हैं क्योंकि वो एक गरीब घर से है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप अपने घर के वंश को ही नष्ट करना चाहती थी। आखिर क्यों माँ, क्यों? क्योंकि बेटा ये 1 नंबर की घटिया लड़की है और मुझे ये रत्ती भर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो ये भिखारी के घर पैदा होकर यहाँ आई है, ऊपर से ना जाने इसके पेट में किसकी औलाद घूम रही है। नैनतारा की बात सुनकर रोशनी और ज्यादा चमकने लगती है और उस रोशनी से दुर्गा माता स्वयं प्रकट हो जाती है और नैनतारा से बोलती है, नयनतारा, तुमने पाप की हद पार कर दी है, बस अब और नहीं, तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। दुर्गा माता कुछ करती कि तभी विमला दुर्गा माता के चरणों में गिरकर अपनी सास के सलामती की गुहार लगाती है। ये देख अब नैनतारा को भी अपने किए पर पछतावा होता है, तो वहीं दुर्गा माता भी नैनतारा को छोड़ देती है और विमला को एक बेटी होने का वरदान देती है और इस तरह दुर्गा माता से एक रोशनी में तब्दील हो जाती है और वहां से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद नैनतारा को भी अपनी बहू की वैल्यू का पता चल चुका था और वो अपनी बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सोना अपने लाडले बेटे अमित और पति आनंद के साथ रहा करती थी। अमित एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, संडे का दिन होता है। सोना काम कर रही होती है कि तभी अमित अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से बोलता है, वो माँ, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलना, क्या बात करनी थी तुझे? वो माँ, मैं क्या सोच रहा था, वो मौसी मेरी शादी के लिए बोल रही थी, पर शादी। अमित इस तरह से अपनी माँ के सामने हिचकिचाने लगता है। अमित की हिचकिचाहट देखकर सोना समझ जाती है और अमित से बोलती है, साफ साफ क्यों नहीं बोलता
कि माँ मेरी उम्र हो चुकी है, मेरी शादी करवा दो, और मैंने लड़की भी देख रखी है। हाँ माँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, उसका नाम रीना है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप उससे एक बार मिलना ना, वो आपको भी जरूर पसंद आएगी। अरे मेरे बेटे की पसंद ही मेरी पसंद है, बस तू मुझे इतना बता कि रिश्ते की बात करने के लिए मैं कब जाऊँ। इस तरह से कुछ ही दिनों में सोना अपने बेटे की शादी उसकी मनपसंद की लड़की रीना से करवा देती है। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रीना भी ऑफिस का काम करना छोड़ देती है और घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से उठा लेती है। रीना एक बहुत संस्कारी लड़की थी, इसलिए कभी भी रीना और सोना के बीच लड़ाई नहीं होती। ऐसे ही एक दिन की बात है, सभी लोग रात के समय डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी रीना को उल्टियां होने लगती है और रीना भागती हुई वॉशरूम की ओर जाती है और उल्टियां करने लगती है। ये देखकर अमित थोड़ा घबरा जाता है। माँ पता नहीं रीना को क्या हो रहा है, 1-2 दिन से उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। आप लोग यहीं रुकिए, मैं रीना को देख कर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ, बहू को देख कर आओ और उसका थोड़ा ख्याल रखा करो, गर्मी ज्यादा है, शायद इस वजह से उसे उल्टियाँ हो रही हैं। अब अमित रीना को देखने के लिए जाने लगता है कि तभी रीना आ जाती है और अमित रीना से बोलता है, रीना तुम ठीक तो हो ना? हाँ अमित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अब पहले से ठीक हूँ। अमित बेटा, मुझे बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए तो कल बहू को और अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाना। कुछ दिनों से तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं कल ही माँ और रीना को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अब अगले दिन अमित अपनी माँ और रीना को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर दोनों का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने अमित से बोलती है, अमित जी डरने की कोई बात नहीं है, आप तो बस खुशियाँ बनाइए और मिठाइयाँ बांटिए। मैं कुछ समझा नहीं। अरे आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, और तो और आपकी माँ भी प्रेग्नेंट है, इसीलिए आपके घर में डबल डबल खुशियाँ हैं। ऐसे समय में अब आपको ही अपनी माँ और अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनकर मानो अमित के तो होश ही उड़ जाते हैं। अमित मन ही मन सोचता है, क्या मेरी माँ प्रेग्नेंट है? हे भगवान, ये क्या हो गया? रीना के साथ माँ भी प्रेग्नेंट है। हे भगवान, अगर ये बात किसी को पता चल गई तो सब क्या सोचेंगे? सब मेरा और मेरे परिवार का कितना मजाक बनाएंगे। माँ ने तो मुझे शर्मिंदा करके छोड़ दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे जिस उम्र में उनको अपने पोता पोती के साथ खेलना चाहिए, वो खुद माँ बन रही है। नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं माँ से भी कह दूंगा कि वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को कुछ न बताए। जहाँ अमित ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, वहीं डॉक्टर ने ये बात सोना को बता देती है। अब अमित अपनी माँ और बीवी के साथ घर जाता है और घर जाते ही अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपकी वजह से आज मेरा सर शर्मिंदगी से झुक चुका है। अगर किसी को पता चल गया कि आप माँ बनने वाली हैं, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को ना बताएं, और जब बच्चे के होने का समय होगा तब मैं कुछ करके आपको इस घर से दूर भेज दूंगा। अमित की ये बात सुनकर सोना बहुत दुखी होती है और चुपचाप उसकी सारी बातें मान लेती है। अब घर में अमित और सोना के अलावा और किसी को नहीं पता होता कि सोना भी प्रेग्नेंट है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और रीना को कुछ खट्टा खाने का मन करता है। इसलिए एक दिन रीना अमित से बोलती है, अमित, मेरा बहुत दिनों से कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, घर में अचार भी नहीं बचा, इसीलिए शाम को जब तुम ऑफिस से घर आओगे तो मेरे लिए इमली या तो फिर कच्चे आम ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। अब इस तरह से शाम को अमित कुछ इमलियाँ लेकर आता है, जिसे थोड़ा सा रीना खाकर टेबल पर रख देती है। अब इमली देखकर सोना का भी मन मचल उठता है और वो भी इमली खाने लगती है। पर तभी सोना की एक पड़ोसन वहाँ आती है और सोना को इमली खाता देख उसे मजाक करते हुए बोलती है, अरे क्या बात है सोना बहन, तुम्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे सास बहू दोनों ही गर्भवती है। जितना पेट तुम्हारी बहू का है उतना ही तुम्हारा भी निकल चुका है। जिस तरह से तुम्हारी बहू खट्टी चीजें खाती है, उसी तरह से तुम भी इमली लेकर बैठी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में डबल खुशखबरियां आने वाली है? अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मन किया तो खा लिया। पेट का क्या है, उम्र के साथ तो ये भी बढ़ रहा है। इस तरह से सोना उस समय तो झूठ बोल देती है, पर जब अपने कमरे में जाती है तो खुद से बोलती है,
आखिर कब तक मैं इस प्रेगनेंसी के बारे में दुनिया वालों से छुपाती रहूंगी? आखिर एक ना एक दिन सबको पता ही चल जाएगा इसका। दुनिया वाले मुझे ताने मार मार के मार ही डालेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि मैं इस बच्चे को गिरा दूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे की वजह से मेरा इकलौता बेटा मुझसे दूर हो जाए। ये सोचकर सोना हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आप कुछ भी करके इस बच्चे को गिरा दीजिए। पर सोना जी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने आपका अभी अबॉर्शन किया तो आपकी जान जा सकती है। आपकी उम्र हो चुकी है, ऐसे समय में आप इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। डॉक्टर ने सोना को काफी समझाती है पर सोना नहीं मानती। अब ना चाहते हुए भी डॉक्टर ने आनंद और अमित को हॉस्पिटल बुलाती है। जैसे ही ये खबर रीना को मिलती है उसकी सास प्रेग्नेंट है तो वो भी हॉस्पिटल आ जाती है। इसके बाद आनंद और रीना सोना से बोलते हैं, सोना, तुम क्या करने जा रही थी? अरे क्या हुआ अगर तुम इस उम्र में माँ बनने वाली हो? अरे तुम्हारी उम्र की अभी काफी ऐसी औरतें हैं जो माँ नहीं बन सकती हैं, और तुम्हें भी तो एक और बच्चे की चाहत थी, पर अमित के बाद हमें कोई संतान नहीं हुई। हाँ, मुझे एक और औलाद चाहिए थी, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब मुझे नहीं चाहिए कोई। मुझे अब अपने पोता पोती के साथ खेलना है। जब से अमित को पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। अमित, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये आपकी माँ है। जैसे इन्होंने आपको जन्म दिया, अगर वैसे ही माँ जी अपने दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो उसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी हम क्यों सोचे दुनिया वालों के? क्या दुनिया वाले हमारे बारे में सोचते हैं? नहीं ना। माँ जी, मुझे और पापा जी को इस बच्चे से तो कोई एतराज नहीं, इसीलिए आप इस बच्चे को दुनिया में लाओगे। जिसको जो करना है वो कर ले। इस तरह से रीना और आनंद सोना को काफी सपोर्ट करते हैं और बहुत जल्द रीना को डिलीवरी पेन होता है, लेकिन रीना का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। तो वहीं दूसरी ओर सोना को लड़का होता है, जिसके बाद सोना अपना बच्चा अपनी बहू को सौंप देती है और इस तरह से अमित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। होशियारपुर नाम के एक छोटे से गांव में निशा नाम की एक लड़की अपने पिता राम के साथ रहा करती थी। निशा बहुत छोटी थी जब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। बस इसीलिए उसकी देखभाल के लिए उसके पिताजी अब दूसरी शादी कर लेते हैं। उसकी सौतेली माँ की एक बेटी थी जिसका नाम अनोखी था। निशा की सौतेली माँ अपनी बेटी अनोखी के साथ निशा के घर आती है। निशा अपनी सौतेली माँ से बहुत प्यार कर रही होती है, परंतु निशा की सौतेली माँ उसकी छोटी बहन अनोखी उससे उतनी ही नफरत करती थी। निशा बहुत ही सुंदर थी और उसका रंग भी बहुत ही मनमोहक था, इसीलिए निशा की माँ हमेशा अपनी बेटी को निशा की तरह सुंदर बनने के लिए कहती रहती। अनोखी बेटा, तुझे कितनी बार बोला है कि तू निशा की तरह सुंदर बन के रहा कर। देख निशा के बाल कितने सुंदर हैं। आखिर लड़कियों की सुंदरता उसके बालों से ही तो होती है। पर माँ, मैं इतना सब कुछ तो करती हूँ, पर फिर भी मेरे बाल निशा की तरह मोटे नहीं हो रहे। मैं क्या करूँ इसमें? आपको तो पता ही है ना, निशा के बचपन से ही मजबूत काले लंबे और घने बाल हैं और मेरे तो झाड़ू है झाड़ू। तभी तो तुझे बन ठन के रहने के लिए बोलती हूँ। अनोखी की माँ अनोखी को निशा की तरह बनने और संवरने को बोल रही होती है कि तभी वहाँ एक आदमी राम के साथ घर आता है, जहाँ निशा घर आए मेहमानों को पानी देती है। निशा की सुंदरता और सुंदर बाल देखकर आदमी राम से बोलता है, अरे राम, निशा बेटी कितनी सुंदर हो गई है। अब तो हमारी निशा बड़ी भी हो चुकी है। आखिर तू अब इसके हाथ पीले क्यों नहीं करवा देता? मैं निशा बेटी की शादी के बारे में सोच रहा था, किंतु अब तक मुझे कोई अच्छा लड़का दिखा ही नहीं। अरे मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत अमीर परिवार से है। अगर तू कहे तो मैं अपनी निशा बिटिया के लिए बात करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। राम ये सुनते ही रिश्ते के लिए हामी भर देता है। अच्छे लड़के और अमीर घर का नाम सुनकर अनोखी और उसकी माँ अंदर ही अंदर निशा से जलने लगती है। तो वहीं कुछ दिनों बाद निशा का रिश्ता दीपक नाम के एक बहुत अच्छे से लड़के से हो जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है, परंतु अनोखी की माँ को ये रिश्ता रास नहीं आता और वो निशा का रिश्ता तोड़ने के लिए शादी से कुछ दिन पहले ही निशा को नहाने के लिए एक शैम्पू देती है। निशा जब नहाकर बाहर आती है तो उस शैम्पू
की वजह से उसके सर के सारे बाल निकल जाते हैं। वो गंजी हो जाती है, जिस वजह से उसका रिश्ता भी टूट जाता है। अब निशा अपने घर से बाहर जाती तो सभी लोग उसका मजाक बनाया करते। ये सब देखकर निशा को बहुत रोना आता है। वो अकेले जंगल में जाकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तब उसकी माँ की आत्मा आती है। अपनी माँ को अपने सामने देखकर निशा अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? पता है आज तुम्हारी बेटी कितनी दुखी है। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम वापस आ जाओ माँ। बेटा मैं वापस नहीं आ सकती इस दुनिया में, पर आज मैं तुझे कुछ देने आई हूँ। इतना बोलकर निशा की माँ उसके सर पर हाथ फेरती है। उसके सर पर जादुई सोने चांदी के बाल आ जाते हैं। अपने सर पर सोने और चांदी के घने लंबे बाल देखकर निशा हैरान हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ ये तो सोने और चांदी के बाल हैं। अगर मैं इन बालों को लेकर गाँव गई तो सब मेरे बालों के पीछे पड़ जाएंगे। मेरी बच्ची ये जादुई सोने चांदी के बाल हैं। ये बाल केवल उन्हें ही दिखेंगे जिनका मन साफ होगा, जिनका दिल साफ होगा, जो बिल्कुल भी लालची नहीं होंगे, और जो तुझे दिल से स्वीकारेगा उसी को तेरे सोने चांदी के बाल दिखाई देंगे, ना कि तेरी सुंदरता से प्यार करने वाले को। माँ काश आप हमेशा मेरे साथ रहती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अब कुछ देर बाद निशा अपने घर के लिए निकल पड़ती है। तभी वो रास्ते में एक राजा के रथ को आता देखती है। राजा को देखने के लिए गांव में भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ देखकर निशा भीड़ में घुस जाती है और राजा को देखने लगती है, परंतु तभी उसे अपनी सौतीली माँ का ख्याल आता है और वो खुद से बोलती है, मैं कब से बाहर हूँ घर से, घर का सारा काम वैसा का वैसा ही पड़ा है। अगर मैंने काम नहीं किया तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। राजा का क्या है, अगली बार गाँव आएंगे तब देख लूंगी, अभी तो मेरा यहाँ से जाना ज्यादा जरूरी है। इतना बोलकर निशा वहाँ से जैसे ही जाने लगती है तभी राजा की नजर निशा पर पड़ती है। वो निशा को पीछे से देखते हैं और उसके जादुई सोने चांदी के बाल देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें निशा से प्यार हो जाता है, जिसके बाद राजा राजमहल में जाकर अपने सिपाहियों से बोलते हैं, आज हमने इस गांव में एक लड़की देखी जिसके बाल सोने चांदी के हैं। हमें वो लड़की चाहिए। पूरे नगर में ऐलान कर दो कि जिस भी लड़की के बाल सोने चांदी के हैं वो हमारे राज्य में आ जाए, क्योंकि अब हम उस लड़की से विवाह करेंगे। राजा साहब हमें कुछ नहीं सुनना। अब सिपाही पूरे गांव में ऐलान कर देता है। ये ऐलान होते ही सारी लड़कियां अपने बालों को कलर कर लेती हैं और राजमहल में जाती हैं। निशा की सौतेली माँ भी अनोखी और निशा के साथ वहाँ जाती है। राजा सभी के सोने चांदी के बाल देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी को सर धोने को बोलते हैं। अब सारी लड़कियां राजा के सामने अपने बालों को धोती हैं। जैसे ही वो अपने बालों को धोती हैं, उनके बालों का कलर निकल जाता है। जैसे जैसे सारी लड़कियां खत्म होती जा रही थी, वैसे वैसे राजा की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। तभी आखिर में उनकी नजर निशा पर पड़ती है, जिसने अपने बालों को ढका होता है। निशा को देख राजा निशा से बोलते हैं, सारी लड़कियां हमारी आज्ञा का पालन कर रही हैं, फिर तुम इन लड़कियों की तरह आगे आकर क्यों नहीं अपना सर धो रही? महाराज ये तो गंजी है, इसके सर पे तो बाल ही नहीं है। हमें देखना है। अब राजा निशा को अपने सर से चुन्नी हटाने को कहते हैं। निशा जैसे ही अपने सर से दुपट्टे को हटाती है, राजा को उसके सोने चांदी के बाल दिखने लगते हैं। निशा के बालों को देखकर राजा निशा को पहचान लेते हैं कि ये वही लड़की है। अब राजा उसे अपने सर धोने को कहते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं और राजा से बोलते हैं, महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं? ये लड़की तो गंजी है, इसे क्यों सर धोने को कह रहे हैं? ये आप गांव वालों कैसी बेहुदा बकवास कर रहे हैं। हमें इस लड़की के सर पर वही सोने चांदी के बाल दिख रहे हैं जो हमने उस दिन देखा था। राजा की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद निशा वहाँ खड़े सभी लोगों से बोलती है, महाराज जी सच बोल रहे हैं, मेरे ये सोने चांदी के बाल जादुई हैं। ये बाल केवल उन्हें दिखते हैं जिनका मन साफ होता है, इसीलिए यहाँ खड़े मेरे सोने चांदी के बाल किसी को नहीं दिख रहे सिवाय महाराज और मेरे पिता के, क्योंकि इन दोनों का ही दिल साफ है। आज पहली बार मैं अपने दिल की करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी सुरक्षा के लिए मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद यानी मेरे सोने चांदी के बाल है। ये जानकर वहाँ खड़े सभी लोगों का सर शर्म से झुक जाता है और निशा के पिताजी निशा की शादी महाराज से करवा देते हैं। अब निशा गरीब लड़की से महलों की रानी बन जाती है और अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लग जाती है।